रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए 6 आतंकियों को ढेर कर देने की जानकारी दी है। साथ ही पर्रिकर ने सुरक्षा बलों का धन्यवाद भी किया है। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पठानकोट एयरबेस में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से तलाशी अभियान अभी जारी है, जो कि बुधवार तक खत्म हो जाएगा। कोम्बिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स टोटली कॉल ऑफ द एनएसजी कमांडर हु इज डायरेक्टिंग द ऑपरेशन। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरबेस में एक इमारत को छोड़कर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही बताया कि मामले की जांच एनआईए कर रही है। नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक एसेट बट बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है। एक बिल्डिंग जिसमें छुपे थे 2, उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी फायर पावर की यूज की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकी 40 से 50 किलो ग्रेनेड लेकर पंजाब में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अभियान केवल 36 से 38 घंटे चला है, बाकी वक्त तलाशी अभियान ही चला है। मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम, और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर की हो कम से कम 3-4 डजन है। सेना ने आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अभियान कामयाब रहा। कैमरामैन अश्विनी मन्हास के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट के एयरबेस में मीडिया से मुखातब होते हुए पंजाब सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने शहीदों के परिवारों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में खुल के जानकारी दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब इस हमले के दौरान पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पंजाब सरकार की भूमिका पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कई घंटों तक चले ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरबेस में 3000 परिवार रहते हैं। साथ ही हमले के वक्त विदेशी ट्रेनीज भी मौजूद थे, जिन्हें बचाने के चलते एहतियात बरती गई। कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेनीज थे, अबाउट 5-6 कंट्रीज, वहाँ लोग रहते थे। बाकी उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज ना करें, इसकी प्रिकॉशन देना काफी डिफिकल्ट टास्क था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली मदद के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि शहीदों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है, बुधवार तक पूरा होने की संभावनाएं हैं। हमारे जांबाज जवानों ने आतंकियों के खिलाफ डट के अभियान किया, वो सफल भी रहा। जो खोया वो अनमोल था, लेकिन देश को हमेशा ही 7 बेटों की कमी खलती रहेगी। पठानकोट से अजय महाजन के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। भारत ने पाकिस्तान को पठानकोट आतंकी हमले के सबूत दिए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने पाकिस्तान के एनएसए झांझुआ से टेलीफोन पर बातचीत कर आतंकियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने को कहा है। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों के पास से बरामद सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनमें पठानकोट से पाकिस्तान किए गए फोन कॉल्स और आतंकियों के पास से मिले फोन नंबर शामिल हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पाकिस्तान के एक पॉपुलर ब्रांड एपकॉट के जूते भी पहने हुए थे। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान। आतंकी हमले पर एनआईए ने भी 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने श्रीलंका से पीएम मोदी को फोन कर 15 मिनट बातचीत की। साथ ही नवाज ने पठानकोट के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहली है जो टैक्सी ड्राइवर इनोवा का जो था उसका मर्डर के विषय में है। दूसरी एफआईआर है एसपी साहब के जो सलविंदर सिंह है उनकी किडनैपिंग के बारे, और तीसरी जो पठानकोट में एयरबेस पे अटैक हुआ उसके विषय में।
सूत्रों के मुताबिक इससे पहले एनएसए अजीत डोवल ने पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ से बात कर सबूत शेयर किए और कार्रवाई की मांग की थी। देश में हुए आतंकी हमले के कई सबूत पहले भी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा है। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा आज मीडिया से मुखातिब हुए और हमले के दौरान पंजाब पुलिस की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। पठानकोट आतंकी हमले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के बाद पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा सामने आए। सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया और इसके बाद डीजीपी ने हमले के दौरान पंजाब पुलिस की पूरी भूमिका के बारे में जानकारी दी। Security forces on the timely alert were able to save the critical assets and the families. डीजीपी ने कहा कि एसपी के अगवा होने की खबर मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और इस बारे में खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी दी गई। डीजीपी ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पठानकोट में खुफिया तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। सीसीटीवी नेटवर्क इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही कहा कि एनआईए और पंजाब पुलिस एक साथ मामले की जांच करेंगी। For that, MIA has taken over the investigation. Although it's going to be a joint investigation, NIA and Punjab Police will investigate this case jointly, and they will get into this what you are asking. इस आतंकी हमले को लेकर हर किसी के जहन में कई गंभीर सवाल हैं कि आखिरकार हमला कैसे हो गया और चूक कहां रह गई। उम्मीद है कि जांच के दौरान इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। पठानकोट से राजन गोसाई के साथ नेहा सारिया, जी मीडिया। पठानकोट आतंकी हमले में एसपी सलविंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि जिस आतंकी हमले को 2 जनवरी को शुरू हुआ माना जा रहा है, दरअसल वो आतंकी हमला 1 जनवरी को एसपी सलविंदर की किडनैपिंग के साथ ही शुरू हो गया था। मंगलवार को एसपी सलविंदर ने अपनी जिंदगी के उन खौफनाक लम्हों के बारे में जानकारी दी जो उन्होंने मौत के सौदागरों के साथ गुजारे थे। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2016 को जब एसपी सलविंदर, उनके साथी राजेश कुमार और कुक की किडनैपिंग हुई, तभी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये किडनैपिंग किसी बड़ी वजह से की गई है और अगले ही दिन भोर के वक्त जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संकेतों पर मोहर लग गई। किडनैपिंग के बाद से ही एसपी सलविंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ गंभीर सवाल। उस दिन क्या हुआ, कितने लोग थे, क्या उनके पास हथियार थे, वो किस भाषा में बात कर रहे थे। सर 4 लोग थे या 5 लोग थे? वो एकदम तो मुझे ठीक नहीं, 4-5 थे। हमें तो वैसे मेरे ख्याल कोई नाका है, एकदम मैं नहीं चला रहा था, वो राजेश वर्मा चला रहा था गाड़ी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम ही जो ऐसे एकदम मुझे पता चल गया कि ये टेररिस्ट हैं जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी मिलिट्री की। क्या राइफल्स थी उनके हाथ में उस समय? हाँ, AK-47 थी। वो उर्दू में अपने बात कर रहे थे उधर बाहर। राजेश के बयान के मुताबिक है वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन पे उन्होंने बोला सलाम और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है, वो उन्होंने बोला DSP SP है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। पठानकोट आतंकी हमले के पीछे आतंकियों का मकसद एयरबेस पर रखे एयरक्राफ्ट और दूसरे साजो सामान को तहस नहस करना था, लेकिन देश के बहादुर जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और बता दिया कि देश के जवान मिट्टी से नहीं लोहे से बने हुए हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, गुरदासपुर। एसपी सलविंदर सिंह के साथ आज उनके दोस्त राजेश कुमार ने भी उस दिन की आप बीती बताई जब मौत के मुंह से निकलकर वापस अपनों के पास पहुंचे थे। मेरे को सर लास्ट जहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी, जहाँ से वो पैदल गए, वहाँ पे 2 जाने पहले उतरे, फिर वो बोल के गए दोनों को, पीछे वाले को, इसको जन्नत पहुँचा गया। तब मैंने सोचा मेरे को मारने लगे। आप बीती बयान करता ये शख्स मौत के मुंह से निकल कर आया है। राजेश कुमार उस वक्त एसपी सलविंदर के साथ ही था जब आतंकियों ने उन पर हमला किया। सर हम कहीं से माथा टेक के आ रहे थे और गाड़ी में ड्राइव कर रहा था उनकी, तो लेफ्ट साइड से हमें फौज की वर्दी में, आर्मी की वर्दी में मिले बंदे, उन्होंने हमें हाई चेक किया गाड़ी में। राजेश ने बताया कि आतंकियों ने एसपी और कुक को क्यों छोड़ दिया। उन्होंने बोला था कि हम बच्चे, बूढ़े और औरतों को नहीं मारते, तो
ये नहीं पता मेरे को क्यों छोड़ा उनको। शायद दोनों बूढ़े लग रहे थे, उनकी भी दाढ़ी वगैरह खुली हुई थी, वो साथ में तो था ही बूढ़ा। उनको बांध के जंगल में उन्होंने छोड़ा। राजेश ने अपनी जो आपबीती बताई उससे ऐसा लग रहा है मानो राजेश ने वो कुछ घंटे अपनी मौत के साथ ही गुजारे थे। तो फिर एक ने मेरे को चाकू के साथ पीछे हाथ बांध दिया, चाकू के साथ मारा। जब पिचकारियां निकली खून की तो दूसरे को बोलता बस ये 1-2 मिनट में ही जन्नत पहुंच जाएगा। वो वक्त राजेश के लिए मौत से कम नहीं था जब आतंकी उसे मरा हुआ समझकर निकल गए थे। मैं 5-7 मिनट आराम से वहाँ पे मतलब सोचा था मैंने मर जाना। फिर मैंने सांस ली, जब मेरे को लगा भी मैं सांस अच्छी तरह से ले रहा हूँ, फिर मैंने कोशिश मतलब देखा भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। राजेश ने उस वक्त की दास्तां बयां की जब मौत उसके साथ घूम रही थी और वो जिंदगी के लिए दरवाजे खटखटा रहा था। तभी उसकी हिम्मत और एक शख्स ने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया। फिर मेरे को गुरुद्वारे का निशान साहब भी दिखे, उधर भागा मैं। गुरुद्वारे का मैंने छोटे गुरुद्वारे घर में जो बनाया तो उसका नॉक किया और मेरे को नहीं पता था ताला लगा हुआ वहाँ पे। मेरे को पाठी साथ में से निकला, उसने किसी घर में बिठाया मेरे को। राजेश ने बताया कि उसके पास संपर्क साधने का कोई साधन नहीं था। मेरे पास तो फोन ही नहीं था सर। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था बोले पुलिस केस है, तो पुलिस आनी शुरू हो गई। फोन तो मेरा उनके पास था। दहशत की दास्तान सुना रहे थे राजेश वर्मा। मिलिटेंट ने इनसे पैसे भी लिए, इनको मारा भी, इनके गले पे स्टैबिंग की और आज ये दहशत में है। अपने सहयोगी राजन गोसाई के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, गुरदासपुर। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द किए जाने की मांग उठने लगी है। वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट लगातार चौथे दिन ऑपरेशन जारी रहने पर भी सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान भले ही पठानकोट आतंकी हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा हो, लेकिन 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस इस बातचीत को रद्द करने की मांग कर रही है। इसके बाद किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुरंत इस सरकार को पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर देनी चाहिए। वहीं कई दलों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में रोड़ा अटकाती हैं। पाकिस्तान के साथ तब तक वार्ता की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जब तक पाकिस्तान की तरफ से भड़काने वाली कार्रवाइयां बंद ना हो। वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। ऐसे में विदेश सचिव स्तर की बातचीत को टालना ही बेहतर है। तो बात हो नहीं सकती। अच्छा होगा कि कुछ इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, थोड़े समय के बाद कुछ माहौल बन जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच NSA लेवल की बातचीत पिछले साल रद्द हो चुकी है। उस वक्त कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से ही बातचीत रद्द करनी पड़ी थी। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि पीएम किस भरोसे पाकिस्तान गए थे। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना ठहराया है। पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के निशाने पर सबसे आगे पीएम मोदी रहे। कांग्रेस ने पीएम से पूछा कि लाहौर में क्या बात हुई थी और ऐसा कौन सा आश्वासन उन्हें मिला था कि वो लाहौर गए थे। कौन सा ऐसा आश्वासन था जिससे संतुष्ट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इस अचानक लाहौर यात्रा के लिए गए। पठानकोट एयरबेस पर हमले को कांग्रेस ने देश पर हमला करार दिया। ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके हमला है, इसीलिए इसको भारत पर हमला करार देना उचित हो। कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये को शर्मनाक बताया। एक राष्ट्रीय हितों के प्रति गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जाना निश्चित तौर से राष्ट्र के सम्मान के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित है। हालांकि कांग्रेस पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार के बदलते रवैये को लेकर बार बार सवाल खड़ी करती रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पठानकोट हमले में शहीद हुए अंबाला के लाल गुरसेवक के घर पहुंचे और शहीद के परिजनों को सांत्वना दी।
पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए अंबाला के बहादुर बेटे गुरसेवक सिंह का परिवार गम में डूबा हुआ है। मंगलवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर शहीद के परिवार वालों से मिलने गरनाला गांव पहुंचे। सीएम ने शहीद गुरसेवक सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि गुरसेवक सिंह की शहादत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। गुरसेवक की इस शहादत को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस शहीद के प्रति हम हमेशा हमेशा के लिए कृतज्ञ रहेंगे, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सीएम ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और शहीद की यादगार कायम रखने के लिए भी कुछ खास कदम उठाए जाने की बात कही। साथ ही सीएम ने आतंकियों की इस नापाक हरकत के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। निश्चित रूप से परिवार के किसी एक सदस्य को जैसी आवश्यकता या जैसी योग्यता होगी उसकी नौकरी देने का प्रावधान हमारा है, हम करेंगे। इनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार हमारे मन में हैं। अब उस पर हम अपने मंत्री जी से विचार करके कोई ना कोई इनके नाम से इनका नाम अमर रहे, कोई एक स्मारक अथवा संघ अथवा कोई भी इस प्रकार के विषय कोई पार्टियों से सत्ता से जुड़े हुए नहीं है। ये एक घिनौना कार्य अगर हो रहा है तो ये पाकिस्तान की शय पर या कुछ विदेशी ऐसी एजेंसियां हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी और दूसरे नेता मौजूद रहे। बेटे के शहीद होने का दिल में फख्र जरूर होता है, लेकिन बेटे के खोने का दर्द माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता और इसी अनकहे दर्द से गुजर रहे हैं शहीद गुरसेवक के परिवारजन। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। पठानकोट में शहादत देने के बाद शहीद रूपलाल का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर के सांबा उनके घर पहुंचा तो आसपास का पूरा माहौल गमगीन हो गया। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए देश के 7 वीर सपूतों में से एक जम्मू कश्मीर के सांबा के रहने वाले थे, शहीद रूपलाल। शहीद रूपलाल का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया और हर तरफ मायूसी छा गई। लेकिन सभी गांव के बहादुर बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे थे। हर शख्स की आंखों में नमी और गर्व एक साथ देखा जा सकता था। शहीद रूपलाल के भाई ने जो कहा उससे सभी का दिल भराया। तो इन्होंने ग्रिप किया, पकड़ा उसको, उनका राइफल भी छीना इन्होंने, लेकिन जो दूसरा मिलिटेंट था उसने पीछे से मतलब सिर के पीछे से आकर उसने गोली मतलब फायर कर दिया, जो कि इनको हेड इंजरी हुई और एक यहाँ पर मतलब टांग पे भी मतलब एक ब्रश लगा। बहुत गर्व है सर, मुझे अपने भाई पे बहुत गर्व है। सेना ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद रूपलाल को आखिरी विदाई दी। पठानकोट में शहीद हुए सभी बहादुरों की शहादत को हर कोई नमन कर रहा है। देश के इन बेटों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये देशभक्ति की एक बेहतरीन मिसाल साबित होगी। ललित शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल E.K. निरंजन को आज आखिरी विदाई दी गई। शहीद निरंजन का अंतिम संस्कार केरल में उनके पैतृक गांव में किया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को आखिरी सलाम देने के लिए केरल के उनके पैतृक गांव एलम्बुलासरी में हजारों लोग पहुंचे। शहीद निरंजन को पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी पहुंचे। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन पठानकोट में बम डिफ्यूज करते हुए घायल हुए थे। बाद में अस्पताल में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की मौत हो गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का जन्म बेंगलुरु में हुआ, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार केरल से ही है। शहीद निरंजन 3 साल पहले अपनी शादी के मौके पर अपने गांव आए थे। शहीद निरंजन की 18 महीने की एक बेटी है। कर्नाटक सरकार ने शहीद निरंजन के परिवार को 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अपनी फिल्मों में कई बार आतंकवाद का सफाया कर चुके बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आतंकवाद से निपटने का फॉर्मूला सुझाया है। अक्षय का कहना है कि आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए।
पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को खत्म करने का फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने कुछ वैसा ही तरीका सुझाया जिस तरह वो अपनी फिल्म बेबी में दुश्मन के इलाके में घुसकर उसका काम तमाम ही नहीं करते बल्कि एक मोस्ट वांटेड को जिंदा पकड़कर भारत ले आते हैं। अक्षय कुमार का कहना है कि अगर पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों को खत्म करना है तो भारत को ऐसा ही कदम उठाना होगा। एक ही फॉर्मूला हो सकता है कि भैया अंदर घुस के मारो और कुछ नहीं, अंदर घुस के मारो और कुछ नहीं। अक्षय ने कहा कि रोजाना सैनिकों को शहीद होता देख उन्हें अफसोस होता है। अनफॉर्चुनेट कि हमारे इतने जवान अपनी जानें चली जाती हैं उनकी। अक्षय का मानना है कि पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को पठानकोट आतंकी हमले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी का समर्थन किया है। बराला ने सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले विपक्ष पर भी खूब प्रहार किए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को सही ठहराया है। उन्होंने ऐसे कड़वे फैसलों को विकास के लिए जरूरी बताया। देश और प्रदेश के विकास की गति जो मंद क्या लगभग बंद ही हो गई थी, उस गति को और तेज करना ये प्राथमिकता हमारी सरकारों की है। इसलिए इसमें कई बार इस प्रकार के फैसले भी लेने पड़ते हैं जो जनता के हित में है। सुभाष बराला ने हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल इनेलो पर भी बड़ा हमला बोला। बराला ने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव इनेलो के लिए आखिरी मौका था और अब इनेलो से मायूस नेता बीजेपी में आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हुड्डा साहब, जिन फैसलों के कारण से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये तो आपने अपने हाथ से लिए थे, अपनी कलम से आपने लिए थे और आपकी कलम से जो फैसले हुए थे उसमें कानून अपना काम करेगा। दोबारा हरियाणा बीजेपी की कमान संभालने के बाद बराला मंगलवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने अपनी बयानबाजी से सियासी गलियारों की सरगर्मी बढ़ा दी। बराला का मानना है कि विकास को गति देने के लिए सरकार को कई बार कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों में दूसरे चरण का आखिरी दौर खत्म हो गया है। इस आखिरी दौर में 754 पंचायतों में मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर पंचायती राज चुनावों में मतदान किया। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तीसरे दौर की वोटिंग हुई, जो कि पंचायती राज चुनाव का आखिरी दौर था। मतदान प्रक्रिया में प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी अपने गांव जलग्राम में परिवार समेत मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान सत्ती ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़त मिल रही है और 70% लोग बीजेपी के जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से परेशान है, जिसके चलते विधानसभा में इस बार बीजेपी की ही जीत होगी। उसमें भी हमें पूर्ण उम्मीद है कि उन चुनावों के जब परिणाम निकलेंगे तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुमत में जीत करके आएंगे। और मेरा ये मत है कि पंचायतों में, नगर परिषद, बीडीसी और जिला परिषदों में अच्छे लोग, ईमानदार लोग, काम करने वाले लोग जीत करके आएँ। यही जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को वोट करें। मंगलवार को दूसरे चरण के आखिरी दौर के तहत खत्म हुई मतदान प्रक्रिया के बाद अब जिला कांगड़ा में 10 और 12 जनवरी को आखिरी चरण का मतदान होगा। पठानकोट आतंकी हमले के बाद सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। मनाली का विंटर कार्निवल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कार्निवल में चल रही पेशकश देखकर हर किसी के कदम रुक गए हैं। मनाली में चल रहा विंटर कार्निवल 5वें दिन भी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। भारी तादाद में पहुंच रहे सैलानी और स्थानीय लोग जमकर इस कार्निवल का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। मनाली के मॉल रोड पर पहली बार पारंपरिक लोक नृत्य लालड़ी का आयोजन हुआ, जिसकी एक झलक देखने के लिए भारी तादाद में दर्शक मौजूद रहे। विंटर कार्निवल में पहली बार आया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ।
I'm in love with this winter carnival. मैं एक्चुअली में कल्चरल प्रोग्राम कभी इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा कि एक बहुत ही मतलब जिसमें उनका एक कल्चर नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। काफी देर तक मैं इस डांस को देखता रहा, मुझे मतलब दूर जाने की इच्छा ही नहीं हुई कि मैं इस डांस को छोड़ के कहीं और जाऊं। साथ ही विंटर क्वीन प्रतियोगिता में 70 में से आखिरी राउंड के लिए सिलेक्ट हुई 25 प्रतिभागियों ने मनु रंगशाला में जलवे बिखेरे। बाय द वे कहूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे तो एंजॉय करने के लिए आई हुई हूँ। उसके बाद देखा जाएगा क्या राउंड्स रहते हैं, क्या टास्क रहते हैं और हम उस पे कितने अच्छी तरह से उतर पाते हैं। जम्मू कश्मीर के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट गुलमर्ग में 4 दिवसीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस अनोखी स्केटिंग को देखने के लिए पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में आइस स्केटिंग करते ये बच्चे अलग अलग प्रदेशों से आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये चैंपियनशिप 4 दिनों तक चलेगी। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे प्रतिभागी स्केटिंग करते हुए खूब करतब दिखा रहे हैं और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइस स्केटर्स है तो हमें तो आदत है ही बर्फ़ की और स्केटिंग इतने ठंड में, बट इतनी ठंड में मैंने पहली बार करी है क्योंकि यूजुअली मैं इंडोर्स करती हूँ, कहीं पर भी बाहर जाती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है इतना।